हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। एपिसोड शेट में देखते हैं लियोन फाइनली हेल में पहुंच चुका है और साथ में जेवियर यहाँ पर आया है। यहाँ पर इनकी मुलाकात दो डीमन से होती है। लियोन इनमें से एक के ऊपर अटैक करके दूसरे से बात करने लगता है तो पहले कोई बेहोश जाता है। लियोन दोबारा से पीटता है और फिर इससे कब से सवाल करता है, जिसके बाद लियोन को पता चलता है कि हेल के अंदर की टेक्नोलॉजी कब से तेज हो चुकी है। इनके पास स्मार्टफोन्स है जिसकी मदद से ये जो भी चाहे उस सवाल का जवाब मांग सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि लियोन यहाँ पर सर्च करता है वो होती है कि हेल किंग कहाँ पर रहता है, और फिर इसी के नेविगेशन में यूज करके ये गोमिंग की ओर बैठकर सीधे हेल किंग की तरफ जाने लगता है। जब उसके साथ जो डीमन होता है वो लियोन को बताने की कोशिश करता है कि वो रास्ता गलत है, इस रास्ते के बजाय किस दूसरे रास्ते का यूज किया जाए। लेकिन लियोन को डीमंस के भरोसा नहीं होता है। लियोन का पूरा भरोसा कि उस टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो उसी को फॉलो करता है और साथ में इस डीमन से पूछता है मुझे पूरी तरह से बताओ कि इस हेल के अंदर किस किस तरह के रूल्स है और हेल किंग किस तरीके का है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर तुम अभी इस टाइम पर मेरी मदद करते हो तो उसके बदले मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें मेरी मदद करने का बहुत अच्छा फायदा होगा। डीमन बोलता है कि सच में मेरा फायदा होगा, जिसका मतलब कि हमारे बीच में एक डील हुई, मैं तुम्हें मदद करूंगा, इसके बदले में तुम मेरा फायदा करोगे। लेकिन इस सबसे पहले मेरा एक सवाल है, मुझे ये चीज बताओ कि तुम क्या एक नॉर्मल से इंसान हो लेकिन इसके बावजूद भी हेल की गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हो, तुम्हारी बॉडी इतनी मजबूत कैसे है। लियोन कहता है पहले सवाल मैंने किया था तो मेरे सवाल का जवाब पहले मिलना चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पर सवाल करने का राइट केवल उसे है जो ज्यादा ताकतवर है, तो ज्यादा ताकतवर मैं हूँ तो मैं ही सवाल करूंगा। ये कहते लियोन को एक स्क्रीन शो हो रही होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास में डिहाइड्रेशन की पावर है, जिस वजह से तुम चाहे दुनिया की किसी भी जगह पर चले जाओ तुम्हारी बॉडी के अंदर हमेशा काफी सारा पानी रहेगा, और जब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर पानी है तब तक छोटी मोटी हीट तुम्हारी बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। और यही इस डीमन के सवाल का जवाब है जो कि लियोन से बताता नहीं है। और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए ये पहुंच जाते हैं हेल किंग कैसल के सामने, जहाँ सामने की तरफ एक बहुत बड़ा सा स्कल है। इसे देखकर लियोन कहने लगता है क्या यही है हेल किंग का कैसल। डीमन बोलता है नहीं ये नहीं है। लियोन कहता है ये इसका मतलब यही है, यहीं पर रुक जाओ। लियोन की कहने के साथ में गोमी को जेन पर उतारा जाता है। ये दोनों डीमन वहां चले जाते हैं और लियोन जेवियर को लेकर इस महल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और साथ में वो जेवियर से जो फाइट होने वाली है मतलब अंदर जाकर जो हेल किंग के साथ में निपटना है और जिस तरीके से उससे बात करनी है इस बारे में प्लानिंग करने लगता है। इस समय दोनों डीमन लियोन के पीछे आ रहे होते हैं। लियोन एकदम से इनकी तरफ देखता है, डीमन से कहता है वैसे हमारे बीच में एक डील हुई थी, हमने आपकी पूरी मदद की है तो डील को कंप्लीट कर दीजिए। ये सिर्फ लियोन इनकी तरफ घूर के देखता है और फिर से कहने लगता है तुम सिर्फ डीमन हो तो हम भी ह्यूमंस है, कौन सी डील, मुझे किसी भी तरीके की कोई भी डील याद नहीं है, और तुम दोनों हो कौन, दफा हो जाओ यहाँ से। लियोन की ये बात सुनकर ये डीमन काफी चौंक जाता है, इस में धोखा हो चुका है। लेकिन साथ में जो दूसरा डीमन है उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं होते क्योंकि वो सुधरा हुआ है। उसे वैसे भी लियोन से कुछ खास उम्मीद नहीं थी। इसी समय इस पहले डीमन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है, ये जितने हंसते हुए लगता है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही दूसरे डीमन के चेहरे के ऊपर भी एक स्माइल होती है, लेकिन ये एकदम नॉर्मल इसरा होता है। ये जेवियर को बाय देता है बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह। इसके बाद में लियोन और जेवियर इस कल के एकदम पास से पहुंच जाता है। इस कल के अंदर से कुछ लावा बाहर निकल रहा है और इस कल के अंदर और भी कवसर डीमंस होते हैं जिन्होंने टाई पहन रखी है। ये यहाँ के एम्प्लॉइज है जिनके हाथ में कवसर दस्तावेज है। इन सब की नजर लियोन और जेवियर की ओर पड़ती है और इन दोनों को देख कर ही कहने लगता है ये लोग कौन है, काफी अलग से लग रहा है। दूसरा डीमन बोलता है इन दोनों देख कैसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा होगा कि ये जगह कोई गार्डन है जहाँ पर ऐसे ही घूमते फिरते आ सकता है, लेकिन इनको पता नहीं है ये जगह कितनी खतरनाक है, जहाँ पर इन्हें ऐसे नहीं आना चाहिए। इसी समय लियोन एकदम से इनमें से एक डीमन के पास में आता है और उसको अपने एक खतरनाक चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर वो बंदा बहुत डर जाता है। फिर लियोन दूसरे डीमन के पास में जाता है, उसे भी वैसे चेहरा दिखाता है, इससे वो डीमन भी डर जाता है। मतलब कि डीमंस जिसे देखकर ह्यूमंस डरता है, लियोन इकलौता ऐसा इंसान है जिसने डीमंस को भी डरा दिया। लियोन ने डरा कर यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है और डीमंस के बुरी तरह से लियोन के पसीने छूट जाते हैं, वो सबके सब बुरी तरह कांपने लगते हैं। इंसानों के हिसाब से तो क्या लियोन का चेहरा डीमन के हिसाब से भी काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी डरावना है, और लियोन को इस तरह के मौके काफी ज्यादा कम मिलते हैं जब वो अपने चेहरे का फायदा उठा पाए। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। ऐसे हंसते हुए आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है देखा देखी तुमने मेरी पावर कितनी आसानी से मैंने सारे डीमंस को हरा दिया, ये सब के सब मुझसे बुरी तरह डर चुके हैं, इन सभी को मेरी पावर का एहसास हो चुका है। जेवियर कहता है इतना कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, क्योंकि आगे हमें नहीं पता कि किस तरह के जीव हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसलिए हर एक कदम करने से पहले पूरा अच्छी तरह सोच लीजिए क्या वो क्या करना है। इसी समय सामने की तरफ से एक बहुत बड़ी मुसीबत इस जगह पहुंच जाती है। ये एक हेल लाइट है जो कि अपराधी बोलने लगता है मैं इस जगह स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरा नाम है हेक्सिमस, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इतना एंटर करने की। इस हेल नाइट के कहने के साथ में ही जेवियर तुरंत इसके ऊपर चलकर जोर से अटैक कर देता है, इसको जीवन पटक देता है। जेवियर के लिए सराहना काफी आसान है क्योंकि पहले जेवियर एक हेल लाइट से फाइट करके देख चुका है और इसके अलावा उस टाइम पर काफी कमजोर था। जेवियर की पावर तो अब तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो बड़ी सनी से इस वाले हेल लाइट को फाइट में हरा देता है और फिर इसके बाद में ये दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। यहाँ से सामने की तरफ एक गेट आ जाता है जिसे खोल के लियोन वहां से अंदर की तरफ एंटर करता है और सामने की तरफ उसे बड़ा सा ऑफिस दिखाई देता है और इसके बीच में एक बंदा बैठा हुआ है और लियोन इस बंदे को देखने से पहचान जाता है। वो सोचने लगता है मुझे लगा ही था ये वही है, उस टाइम पर मैंने जो सपना देखा था वो सिर्फ सपना नहीं था, वो एक अच्छी झलक थी जो कि इसी हेल डीमन ने मुझे दिखाई थी। यही है शायद से हेल का किंग जो कि मेरे उस सपने की तो दिखाई दिया था। यही सोचते हुए लियोन इससे थोड़ा पास आने के बाद में इसके सामने अपना सर झुकाता है और फिर कहने लगता है मेरा नाम है लियोन फ्रंटेरा, मैं हेल के किंग के सामने अपना सर झुकाता हूँ।
हेल्चिंग बोलता है तुम जानते हो ना तुम किससे बात कर रहे हो, मेरे को इससे से परेशान करने की तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर तुम्हारे पास में मेरे को परेशान करने का एक अच्छा कारण नहीं हुआ तो मैं यहीं पर तुम्हें खत्म कर दूंगा, और ये तुम्हें खत्म करने का एक काफी अच्छा कारण होगा। लियोन कहता है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज जब तक चाहे तब तक इस काम को कंप्लीट कर सकता है, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता हम यहीं पर आपका वेट करेंगे। हेल्चिंग बोलता है तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कब तक मेरा वेट करना पड़ेगा इसके बारे में तो मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि ये काम काफी लंबा चलने वाला है। लियोन कहता है इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे पता है आप पूरे समय काम करते रहता है, मैं चाहूँ तो आपको कुछ ब्रेक दे सकता हूँ, मतलब मैं आपको कुछ ऐसा टाइम दे सकता हूँ जिस टाइम पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, आप जो अपना मन करे वो कर सकते हैं। ये कहते लियोन लगातार इस मोबाइल की तरफ देख रहा होता है जो कि उसे उस डीमन से मिला था। इसी मोबाइल से लियोन को पता चलता है कि सामने जो हेल्किंग काम कर रहा है ये यहाँ पर 6 लाख साल से काम कर रहा है, और इस पूरे टाइम पीरियड में इसको एक बार ब्रेक नहीं मिला, इसको एक सेकंड भी ऐसा नहीं मिला जिस टाइम पर ये अपनी मर्जी की चीजें कर सके। इसने हर बार केवल ऑर्डर्स को फॉलो किया है। ये रिंग्स का मतलब ये हेल्का किंग केवल नाम का है, बाकी असली किंग तो कोई और है जो कि इसे काबू कर रहा है। और ऐसा सब कुछ केवल इसे एक हेल्किंग के साथ में नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले जो हेल्किंग था उसके साथ में भी सेम ऐसा ही हुआ था। लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स तक वो भी लगातार काम करता रहा था, और उस टाइम पर उस पूरे टाइम पीरियड के बीच में उसे एक बार ब्रेक नहीं मिला, वो केवल काम करता रहा। और फिर उसके बाद में ऐसे काम करते हुए उनकी डेथ भी हो गई थी। सिर्फ इसी रास्ते को ये वाला हेल्किंग फॉलो कर रहा है, कुछ टाइम बाद में इसकी डेथ हो जाएगी। लियोन के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहले से है, इसलिए उसे बात पता होती है कि अगर किसी तरीके से इस हेल्किंग को थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिल जाए तो उसके बदले में ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर ऐसा होता भी है। हेल्किंग पहले तो लियोन को बहुत ध्यान सुनता है और फिर एक चुटकी बजाकर उसका जितना भी काम होता है उसको साइड में कर देता है, और फिर लियोन से कहने लगता है बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, तुम किस तरीके से मुझे कुछ टाइम के लिए फ्री कर सकते हो। लियोन कहता है ये तो एक बड़ा सीक्रेट है, और ये मैं आपको केवल तो ही बताऊंगा जब आप मेरे काम में काम आए, मतलब हमारे बीच में एक प्रॉपर डील होगी। हेल्किंग बोलता है कि सच में तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं एक हेल्किंग हूँ, तुम मेरे साथ में डील करना चाहते हो, क्या तुम इस काबिल हो? तुम केवल एक नॉर्मल से ह्यूमन हो, मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ह्यूमंस के अंदर किसी भी तरीके की वादा निभाने की क्षमता नहीं होती है, और ना ही वो तुम्हारे अंदर है। और इसके अलावा तुम्हें तो पता है ना ये कोई ह्यूमन वर्ल्ड नहीं है, ये हेल वर्ल्ड है, जहाँ का राज्य मैं हूँ। यहाँ पर मेरे सामने तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है, तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे साथ में किसी भी डील कर सको। लियोन कहता है अगर सच में आप ऐसा सोचते होते तो अब तक आप मुझे मार चुके होते, लेकिन आपने अभी तक मुझे नहीं मारा है, जिसका मतलब आप अभी भी मेरे पर भरोसा कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ आपके भरोसे को बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगा, और अगर फिर भी आपको मेरे भरोसा नहीं है तो अभी के अभी मेरे को मार दीजिए, और फिर उसके बाद में 3.5 बिलियन साल तक इसी जगह पर ऐसे काम करते रहिए जिसके बाद में आपकी भी डेथ हो जाएगी, आपको बहुत बुरी मौत मरना पड़ेगा जैसे कि आपके पूर्वज मरे थे। लियोन की ये बात सुनकर हेल्किंग का भी घबरा जाता है, और सेम इसी टाइम पर लियोन के पसीने छूट रहे होता है। वो सोच रहा होता है अभी तो ये मेरी बात को सुन रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी दिन इसको मेरी बात पे गुस्सा आ जाए। इस टाइम पर हम हेल में हैं और ये हेल का किंग है, यहाँ पर अगर इसे गुस्सा आ गया तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। वैसे जीवे मेरे साथ में वो कुछ समझ करके इससे फाइट कर सकता है, लेकिन उसकी भी फाइट इसे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं लगेगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अगर हेल्किंग और जेवर की जो फाइट होती है तो हेल्किंग बड़े आराम से जेवर को हरा देगा। वैसे मैं जब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हेल्किंग मेरी बात को मानने वाला है, क्योंकि जब मैं इस हेल कैसल की तरफ आ रहा था तब मेरे स्मार्टफोन के अंदर देखा था कुछ एड दिखाई दे रहे थे जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हेल्किंग अगर कुछ भी कह दे तो पूरा हो सकता है। अगर हेल्किंग ने किसी भी सेंटेंस में ये कह दिया कि वो मेरे साथ में डील करने के लिए तैयार है तो उसके बाद में वो डील करके ही रहेगा। एक बार कुछ भी कहने के बाद में हेल्किंग पीछे नहीं हट सकता है, चाहे उसके बदले में उसका खुद का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। मैं यहाँ पर बस बिल्कुल ऐसा चाहता हूँ कि हेल्किंग बस एक गलत शब्द कह दे और फिर मैं उस शब्द का फायदा उठा लूँ, बहुत बुरी तरीके से मुझे एक्सपोज कर दूंगा। मैं इससे तब तक अपनी सारी इच्छा को पूरी कराता रहूंगा जब तक ये खुद तक के मुझसे ना बोल दे कि अब रुक जाओ। इसी समय हेल्किंग लियोन से बोलता है साहो किम यही तुम्हारा असली नाम है ना, मुझे बताओ तुम मेरे साथ में किस तरह की डील करना चाहते हो। और इस लाइन को सुनने के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वो फाइनली हेल्किंग को अपने अंडे में लेने में कामयाब हो चुका है, उसने डील के बारे में सुनने के लिए हाँ कह दिया है। इसका मतलब आधी लड़ाई तो लियोन जीत चुका है और अब बस आधी लड़ाई लड़ना बाकी है, जो भी वो आसानी जीत जाएगा। वो हेल्किंग के सामने अपना सर थोड़ा नीचे करते हुए आगे बढ़ने लगता है। मेरे को एक सोल की जरूरत है जिसका नाम है एंटिकस, और वो आपके पास में है, मैं चाहता हूँ आप उस सोल को फ्री कर दे। हेल्किंग बोलता है बस इतनी सी बात। यह कहते हुए चुटकी बजाता है और उसके तक करने के साथ में उसके हाथ में इस ड्रैगन एंटिकस की सोल आ जाती है जो कि लगातार अंदर रो रही है। हेल्किंग आगे बोलता है मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो केवल एक सोफिश के लिए था, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम मुझसे अपने पास में रख सकते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। और अब जब मैं तुम्हारी मांग को पूरी करने के लिए तैयार हूँ तो फिर तुम जल्दी से मेरी मांग को पूरी करो और इस डील को कंप्लीट करो। लियोन कहता है मेरे को इस जगह पर आए हुए कुछ टाइम हो चुका है, और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, यहाँ पर जितने भी डीमन काम करता है वो गिनती में काफी ज्यादा कम है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क का प्रेशर है, और मुझे ऐसा लगता है इस प्रेशर को किसी तरह कम करना ही इस प्रॉब्लम का एक बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। अभी इस टाइम पर अभी जितने भी डीमन है वो सारे एक टोकरी के अंदर बढ़कर काफी सारे सोल्स को लेके जा रहे थे, ऐसा मैंने देखा था, और ये सर्कल इन्फिनिट टाइम चलता रहता है। असल में इन सारे सोल्स को रीइंकार्नेशन चैम्बर में लाया जा रहा था जहाँ से वो दोबारा से रीइंकार्नेट होते। बस यहाँ पर दिक्कत यह है ये जगह एक भूलभुलैया की तरह है, जिस जैसे वो जो डीमंस है
उन्हें सोल्स को ले जाने में काफी ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हें काफी अलग अलग रास्तों का यूज करना पड़ता है जो कि हर बार बदलते रहता है, और इसी वजह से आपका भी एक्स्ट्रा टाइम खर्च होता है। आपको एक नक्शे के ऊपर काम करना पड़ता है जिससे आप एक सही रास्ता बना सके जहाँ से रीइंकार्नेशन चैम्बर तक पहुंच सके। मैं आपके इस टाइम को कम करना चाहता हूँ। मैं आपके इस नक्शे बनाने के काम को एकदम खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं एक अलग से रास्ता बना दूंगा जिसका यूज करके ये सारे डीमंस हर बार एक सेम रूट को फॉलो करते हुए उस जगह पहुंच सकेंगे, और इसी के रिजल्ट में आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत फ्री टाइम, और साथ में उन डीमंस का काम भी कम से कम हो जाएगा और आप उनसे कुछ और काम करवा सकते हैं। लियोन का ये आइडिया अभी तक थोड़ा ठीक लग रहा होता है, इसलिए कुछ देर सोचने के बाद में हेल्किंग लियोन से बोलता है, बताओ इसका मुझे शुरू किस तरह से करना है। लेकिन यहाँ पर मैं पहले एक बात कह रहा हूँ, ये काम बिल्कुल सही तरह से होना चाहिए। ये सुनने के बाद लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है। उसे सोचा लगता है बस मैं आ रहा हूँ, अब जल्दी ही ड्रैगन मेंबरशिप मेरी होगी। वैसे तुम्हें इस वक्त का नतीजा है ना, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया है जिनमें से हर एक की सोल एकदम बराबरी होती है, इसलिए हम हर समय कई सारे डिमंस को इस काम में ला के रखते हैं और वो बिल्कुल रुक नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर जो सारा काम होता है वो सबके सब काफी से जल्दी होता है। हमें जिस टाइम पर काम करना है उस टाइम पर उसे खत्म भी करना होगा। और इसके अलावा जो अलग समस्या है वो तो अपनी अलग है ही, हमारे पास में वर्कर्स की काफी ज्यादा कमी है। सिटी के जितने वर्कर्स हैं वो सबके सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, मैं उनको हटाकर किसी दूसरे काम पे लगने के लिए नहीं कह सकता, इसलिए तुम्हें हेल में रहते हुए जो कुछ भी काम करना है वो तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। अभी भी तुम्हारा मौका है, तुम ऐसे निकल सकते हो। ये कहते हुए हेल्किंग लियोन डराने की कोशिश कर रहा है और साथ में उसकी तरफ वो एक लिस्ट बढ़ाता है जिसके अंदर कुछ वर्कर्स के नाम लिखे हुए हैं, और फिर वो ये कहता है कि कुछ छोटे मोटे वर्कर्स हैं जो कि इस टाइम पर हेल में कुछ भी काम नहीं करते हैं, तुम केवल इन्हीं का यूज कर सकते हो, लेकिन इनसे काम कराना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, ये सभी सब बेवकूफ है। लियोन कहता है इसकी तो कोई समस्या नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किस इंसान से किस तरह से काम कराना है, भले ही इंसान नहीं है, हेल के डीमंस है, लेकिन है तो कुछ जीव ही जिनसे बात की जा सकती है। अगर मैं किसी से बात कर सकता हूँ तो उससे अपने सबसे काम भी करवा सकता हूँ। बस मुझे केवल एक चीज चाहिए, एक सेल फोन, जिससे मैं बाकी सभी के पास में एक नोटिफिकेशन भेज सकूँ। इसके साथ में मेरे वर्कर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लियोन की इस डिमांड के बाद में हम नॉर्मली हेल का सीन देखते हैं, बाहर के हेल का, बाहर मतलब इस कैसल के बाहर के हेल का। यहाँ पर ये लोग एक बड़े से फ्लोटिंग पत्थर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इन्हें हेल किंग ने टेलीपोर्ट किया है। इस पावर को देखकर लियोन कहने लगता है कि पावर तो कब्जे तो कमाल की है, हेल किंग हमें जहाँ चाहे वो पे टेलीपोर्ट कर सकता है। इसी कहने के बाद लियोन अब सामने से दिखता है, सामने एक बड़ा सा ब्लैक होल है और इसी ब्लैक होल के अंदर वो सारी सोल्स आके मिल जा रही है जिसे रीइंकार्नेशन सर्किल के अंदर डाला जाता है। असल में यही रीइंकार्नेशन सर्किल है। इसे देखकर लियोन जीवर से बोलता है, देख रहे हो इसे, ये कितना बड़ा सा एक ब्लैक होल है जिसके अंदर न जाने कितनी सोल समा गई होगी। जब भी कोई सोल इसके अंदर चली जाती है तो उसके बाद में उसका पुनर्जन्म हो जाता है। अब तुम सोचो क्या हो, जब तुम इसके पास में चले जाओ तो उसके बाद में तुम्हारा खेल वहीं कहीं खत्म हो जाएगा, तुम दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाओगे। लियोन यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, लेकिन जीवर तो अपने लिए खोया हुआ है। वो एकदम से लियोन से बोलता है कि आपका नाम साहो किम है, चाहे अब जो कुछ भी हो, जो भी आपका नाम है मुझे बताओ, यहाँ पर हमें करना क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है। जीवियर का इस तरह से कुछ कहना लियोन को थोड़ा परेशान कर देता है। वो सोचने लगता है ये बहुत ज्यादा अजीब सा है, कभी भी कुछ खास तरीके से रिएक्ट नहीं करता। एक इंसान जो गुस्से वाली बातों सुनकर गुस्सा हो जाए वो तो समझ में आता है उसका बिहेवियर कैसा है, लेकिन वही दूसरा इंसान जो गुस्से वाली बातों सुनकर भी गुस्सा ना हो, उसके बिहेवियर के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और ना ही उससे ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किस टाइम पर वो क्या कर जाए। सेम ऐसी सिचुएशन यहाँ पर जेवियर के साथ में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि वो किस टाइम पर क्या करने वाला है। अभी फिलहाल मैं किल तक जाना चाहता हूँ कि उसको पता चल चुका है कि मैं असली लियोन फ्रंटियर नहीं हूँ, तो उसके माइंड में मेरे लिए क्या थिंकिंग है। जेवियर आगे बोलता है, जैसा कि तुमने हेल किंग से कहा था, तुम इस जगह पर एक रास्ता बनाना चाहते हो जो कि यहाँ से सीधे हेल किंग कैसल तक जाएगा और इसके अलावा उस जगह को कनेक्ट करेगा जहाँ पर सारी सोल्स होती है, ताकि उन सारी सोल्स को बड़ी आसानी से यहाँ पर इस जगह पर लेके आ सके, ताकि वर्कर्स फ्री हो जाए और वो वर्कर्स मिलकर हेल किंग की मदद कर सके। वैसे तुमने हेल किंग को ये भी कहा था कि तुम जो रोड बनाओगे वो लोहे की बनेगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हीट है, क्या यहाँ पर लोहा सर्वाइव कर सकता है। लियोन असली बोलता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, मैंने सब कुछ पहले प्लान कर लिया है, मैंने हेल किंग से एक नोटिफिकेशन की बात की थी। लियोन की तकनीक के साथ में लियोन के फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ टाइम के अंदर एक कॉन्सर्ट रखा जाने वाला है। इस कॉन्सर्ट के शुरू होने में 5 घंटे बाकी है और ये रखा जाएगा एज ऑफ हेल के पास में। इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर जितने भी डीमंस है उन सभी के स्मार्टफोन के ऊपर भेज दिया गया है और ये सारे वो डीमंस है जो कुछ भी काम करते नहीं है और इनसे कुछ भी काम करवा पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। जब इनके पास में नोटिफिकेशन आती है तो ये सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी तरह कॉन्सर्ट रखा जाना इन सभी लिए काफी ज्यादा नया है। और जब लियोन इस जगह पर आया था तभी वो चिल्ला के इन सभी लोगों से कह दिया था कि इस दुनिया का सबसे शानदार सिंगर इस जगह पर आ चुका है, तुम सभी को मेरे कॉन्सर्ट में आने का मौका मिलेगा। और फिर अब जैसे इनके पास में नोटिफिकेशन आती है ये पहले एक्साइटेड होते हैं, अब और एक्साइटेड हो जाते हैं, सबकी सब तेजी से एज ऑफ हेल की तरफ निकल पड़ता है। काफी बड़ी भीड़ इस तरफ बढ़ रही है और ये जो सारे डीमंस है ये केवल एक्साइटेड नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये सबके सब ये सोच रहे होते हैं कि अगर वो सिंगर जो कि कॉन्सर्ट कर रहा है उसने गाने को अच्छी तरह से नहीं गाया, उस कॉन्सर्ट के अंदर मजा नहीं आया, तो वहीं से पकड़कर उसे एज ऑफ हेल से बाहर फेंक दिया जाएगा, वो सीधे लावा में गिरेगा और वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। और यहाँ पर इस जगह पर अच्छे सिंगर का मतलब होता है कोई बेकार सिंगर, अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा गाता हुआ तो उसकी शामत आने वाली है, मतलब अगर उसे अपनी लाइफ बचानी है तो ह्यूमंस के हिसाब से उसे बेकार गाना पड़ेगा। इसके कुछ मिनट बाद में ये सारे डेविल इस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कॉन्सर्ट रखा गया है। यहाँ पहुंचने के साथ पे इनकी प्रत्येक गोमिंग पर जो कि हवा में उड़ रहा है और इसके ऊपर ही है लियोन फ्रंटेरा और साथ में जेवियर भी है, जो कि इन सभी से बोलने लगते हैं,
अच्छा तो तुम सबके सब यहाँ पर आई गए, चलो फिर आ जाओ, मुझ पर अटैक करो, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लियोन की इस तरह का सुनने के साथ में सारे डेविल जैसे गुस्से में पागल हो जाता है और सबसे चिल्लाए कहने लगता है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो यहाँ पर नीचे आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे साथ में हम क्या कर सकते हैं। जिसने को लियोन थोड़ी दूरी पर गोमे को नीचे उतरने के लिए कहता है। यहाँ बीच के अंदर एक लावा की नदी है, जहाँ से वो अपने पक्षी के ऊपर से नीचे उतरता है और फिर इन सबसे बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे पकड़कर मेरे साथ में कुछ करना चाहते हो तो मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर आ जाओ अगर तुम्हें ताकत है तो। मैं यहाँ पर इस जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहीं तुम इस लावा से डर तो नहीं रहे। लियोन के इस तरह से उकसाने के बाद में एक डेविल वहां से एक लकड़ी को लेकर आता है और फिर इसकी मदद से उस लावा की नदी को पार करने की कोशिश करता है। तो लियोन पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है और फिर इसे जोर से इस डेविल के सिर में मार देता है। डेविल इस टाइम पर इस नदी के ठीक बीच में था और पत्थर पड़ने के साथ में वो वहीं के जमीन पे गिर जाता है। लावा की इस नदी को वो क्रॉस नहीं कर पाया और किस्मत से वो ठीक सही जगह पे गिरा है। यहाँ पर ठीक नीचे की साइड में एक पत्थर था जिस वजह से वो लावा में नहीं गिरता, उसकी जान बच जाती है। और इसी टाइम पर इस सारे डेविल जो क्या मौजूद होता है वो सब के सब काफी घबरा जाता है। वो दूसरा डेविल जो कि उस टाइम पत्थर के बीच में है वो भी काफी डरा हुआ होता है। और यहाँ पर जितने भी डेविल है उन सभी को यही लग रहा होता है कि लियोन सच में इसको मारना चाहता था, केवल इत्तेफाक से इस बंदे की जान बच गई है। और इस टाइम पर लियोन के चेहरे एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उसे देख पता चल रहा है कि वो इतने खतरनाक मूड में है कि किसी भी समय किसी भी डेविल को मार सकता है और उसको किसी भी तरीके का कोई भी अफसोस नहीं होगा। वो चाहे तो किसी भी डेविल पर अटैक करके उसे खत्म कर देगा। इसी वजह से अब बाकी सारे डेविल भी बुरी तरह डरने लगते हैं। अब उनमें से किसी के अंदर भी इतनी बात नहीं होती कि वापस से इस तरीके का यूज करके नदी को पार करने की कोशिश करे, क्योंकि लियोन दोबारा से ऐसा कर सकता है। तभी लियोन पास में एक तंबू लाकर बड़े आराम से बैठ जाता है और फिर इन सभी से बोलने लगता है, मुझे लगता है तुम सबके सब कब ज्यादा डरपोक से हो, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो यहाँ पर आओ और मुझ पर अटैक करो, मुझे पकड़ के ले जाओ, वैसे तुम जो भी करना चाहो वो तुम कर सकते हो। लियोन इसी तरीके से इन सारे डिमंस को कुछ देर उकसाता रहता है। तब एकदम से कुछ अलग चीज होती है। एक डिमन पास में से एक माइक को उठा लेता है। इनके पास में भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी तो है, मोबाइल था तो माइक भी हो गई। इसके ऊपर खड़ा होकर एक बंदा बोलने लगता है, हम सब के सब ऐसे हार नहीं मान सकते हैं, ये लड़का हमें इस तरह चिढ़ा रहा है और हम सब के सब यहाँ पर इसके सामने खड़ा होकर इसको चिढ़ाते हुए हमें देख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, हमें किसी भी तरीके से इस पर अटैक करके इसे खत्म करना होगा। इसलिए हमें चिढ़ाकर हम सभी डेविल्स की कब इंसल्ट की है, जो कि एक लड़ाई का बिगुल है जिसे हम शांत कर सकते हैं। तो फिर बताओ तुम सभी वैसे मेरे साथ में कौन है कि सुनने के साथ में सभी डेविल का जोश में आता है वो सबके सब उसके साथ में। और आप इसी के साथ में इन सभी डेविल्स के पास में एक नया तरीका है नदी को पार करने का, जब इनके साथ में कौन सारे सेंटीपीड्स है जो कि बड़ी सेंस से लावा की नदी को पार कर सकते हैं। इनका नाम लावा सेंटीपीड है। जब ये उनको दिखता है उस टाइम पर उसे अपने मोबाइल के अंदर इन सेंटीपीड के बारे में पता चलता है कि सारे सेंटीपीड लावा के अंदर रहते हैं, किसी भी तरह की हीट का इनकी बॉडी के ऊपर किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता। इसी समय एक डेविल जो कि अपने साथी डेविल्स को लीड कर रहा है वो इनसे बोलने लगता है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हमें इस नदी को पार करना होगा और फिर उस लड़की को सबक सिखाना होगा। ये कहते हैं जब वो सामने तो दिखता है उसे दिखाई देता है वहाँ पर लियोन फ्रंटियर नहीं है, केवल वहाँ पर वो कुर्सी पड़ी हुई है। लियोन तो पहले इस जगह से निकल चुका है। इसके अंदर सबके सब इधर देखने लगता है, कुछ सेकंड तक सब कुछ समझ जाता है। इसी समय ये सारे डेविल्स जिन कीड़ों के बैठे होते हैं इनके अंदर कुछ अजीब सी हलचल जाती है, इधर उधर अपना सर घुमाने लगता है, इन्हें अजीब स्मेल आने लगी है। डेविल्स को भी इन सेंटीपीड का ये बिहेवियर काफी अजीब से लग रहा होता है। तभी सेंटीपीड एक गुफा की तरफ इशारा करता है। डेविल समझ जाता है कि शायद सेंटीपीड गुफा के अंदर जाना चाहता है। डेविल ये करने से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा है नहीं। सेंटीपीड तेजी से उस गुफा के अंदर घुस जाता है। वो पूरी तरह अड़ियल है। अब तो जो बंदा उसके ऊपर बैठा हुआ है वो उसकी बात नहीं मान रहा। ये गुफा अंदर की साइड से काफी सकड़ी होती है, जिस जैसे धीरे धीरे डेविल के सर के ऊपर की दीवार टच होने लगती है, उसके सर के ऊपर इंपैक्ट होने लगा है। और इसी तरीके से कैसे टकरे खाने के बाद में ये तो नीचे तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सामने की तरफ एक बहुत बड़ा खुला इलाका है और यहीं पर ही है लियोन फ्रंटेरा, जीवीआर और इसके अलावा गोमिंग भी। गोमिंग इस टाइम पर बड़े आराम से एक गर्म पानी के अंदर बैठा हुआ है। इससे उसकी बॉडी की थकान दूर हो रही है और साथ में उसकी बॉडी के अंदर से भी एक स्मेल बाहर निकल रही है और जी वो स्मेल है जिसे सूंघते हुए सारे सेंटीपीड इस जगह पर आए हैं। जीवीआर इस टाइम पर अपने काम में लगा होता है, वो अपनी तलवार को धार दे रहा है, शायद से उसे जल्दी किसी चीज को काटना है। डेविल इस टाइम पर इस गुफा के अंदर अकेला है, वो बड़ी शांति से इससे कुछ होता हुआ देख रहा होता है। इस टाइम पर लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्मेल आती है। जीवीआर ने अपना काम कर लिया है, उसके स्वॉर्ड के अंदर अब बहुत ज्यादा धार है। इसके बाद में लियोन जीवीआर से बोलता है, तो फिर जल्दी से अब आगे बढ़ो, अब तलवार की धार दिखाओ, देखते हैं तुम इससे क्या कर सकते हो। ये सुनने के साथ में डेविल काफी से डर जाता है, उसे लगने लगता है अब जीवीआर उसके पास में आकर उसके हेड पर अटैक कर देगा और उसकी बॉडी को फाड़ देगा। और फिर अगले सेकंड ऐसा होता भी है, जीवीआर की स्वॉर्ड बड़ी तेजी से घूम जाती है, लेकिन इस डेविल के ऊपर नहीं बल्कि उस सेंटीपीड के ऊपर। जीवीआर एक स्वॉर्ड मास्टर है, वो बड़ी सैनी से इस सेंटीपीड को कैसे अटैक करके इसे कैसे छोटे टुकड़े कर देता है। और जीवीआर ये सब कुछ इतना एक्यूरेसी के साथ में करता है कि जो डेविल उस कीड़े के ऊपर बैठा हुआ है उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का इंपैक्ट नहीं होता और उस कीड़े की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। इससे कुछ देर बाद में एक और कीड़ा इसी तरीके से अंदर की तरफ एंटर करता है। ये भी यहाँ पर खुद को कटवाने के लिए आए। जैसे लियोन से दिखता है और फिर कहने लगता है, जीवीआर आगे बढ़ो, दूसरा शिकार यहाँ पर आ चुका है। और फिर इसके बाद में जीवीआर इस सेंटीपीड को अटैक कर देता है, उसे कैसे टुकड़े कर देता है। और अब इसी तरीके से ये नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। बाहर के साइड जितने भी सेंटीपीड है उन सभी से किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है और साथ में इन सभी के अंदर दिमाग की भी कमी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ से एक चाल के अंदर फंस रहा है। ये सब के सब बिना कुछ सोचे केवल खुशबू का पीछा करते हुए अंदर गुफा की तरफ एंटर कर जाता है और फिर इसके बाद में जीवीआर इनके अटैक करके इनके टुकड़े कर देता है। और इसी तरीके से जीवीआर ने अब तक 28 से ज्यादा ऐसे कीड़ों को मार दिया है, उनकी बॉडी के टुकड़े कर दिया है। और यहाँ पर इन बॉडी पार्ट्स का एक काफी बड़ा पहाड़ बन चुका है। लियोन इसी के सामने बैठा हुआ है, उसके चेहरे के ऊपर अभी भी काफी खतरनाक एक्सप्रेशन है। वो कहने लगता है, इस जगह को बनाने के लिए हमने जितनी मेहनत की थी वो सही से वसूल हो चुकी,
अब हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज है जिनकी मदद से हम लावा के ऊपर पूल बना सकते हैं। लावा का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। असल में यहाँ पर मुझे इनसाइड डेविल्स की नहीं बल्कि इन कीड़ों की जरूरत थी जिनकी बॉडी की मदद से मैं एक ऐसे रास्ते क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पर यहाँ की हीट का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। आयरन का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक लावा मॉन्स्टर की चमड़ी है तो ये काफी ज्यादा मजबूत होगी, लावा का इस पर इफेक्ट नहीं हो सकता। लियोन ये सोच रहा होता है तभी उसकी नजर कुछ डेविल्स की ओर पड़ती है। जितने भी डेविल अब तक इस गुफा के अंदर एंटर हुए थे उन सभी ने लियोन की पावर को देख लिया है और एहसास हो चुका है कि लियोन बहुत पावरफुल है। वो तुरंत ही उसके अंदर सर झुका देता है और अब इसी के साथ में अब लियोन के चेहरे के ऊपर खुद के चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल होती है। वो हंसते हुए कहने लगता है बहुत अच्छे, अब तुम सबके सब भी मेरे गुलाम हो। मेरे गुलामों की सेना के अंदर कुछ और नए गुलाम शामिल हो गए और ये सारे तो डेविल है, इनको तो मेरे से पैसे की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि इनके पास से पैसे की कोई कमी नहीं है और ना ही पैसे की कोई लालसा है। लियोन ने अपनी जगह पर जितना सब कुछ भी काम किया है इसको बड़े आराम से हेल किंग अपने रूम में बैठ के देख रहा होता है। उसके पास में एक लैपटॉप है और उसे इसी की वजह से इस जगह की लाइव फुटेज मिल रही है और इसे कुछ देखकर सोचने लगता है कि लड़का तो काफी कमाल का है। ये जो जितने भी डेविल्स बचे हुए थे इनको किसी तरह से काम करने के लिए मैंने नहीं जा सकता था, लेकिन इस लड़के ने काफी अच्छे तरीके यूज किया है। उंगली टेढ़ी करने की जरूरत पड़ती है और उंगली टेढ़ी करने से काफी अच्छे तरीके से काम होता है जिस लड़के ने प्रूव कर दिया है। अब इसके पास में वर्कर्स तो है लेकिन अब देखते हैं ये वर्कर्स का किस तरह से यूज करता है कि सच में ये इस जगह पर एक परफेक्ट पुल बना पाएगा, क्योंकि इस जगह का एनवायरमेंट बाकी जगह के एनवायरमेंट से काफी ज्यादा अलग है। जगह के एनवायरमेंट से ये बिल्कुल फैमिलियर नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है अगर ये यहाँ पर इस काम करने में कामयाब हो गया तो क्या होगा। यही सोचते हुए अब हेल्किंग घबरा जाता है। वो सोचने लगता है अगर इसे काम कंप्लीट कर दिया तब तो इसे जो सारे नाम देना पड़ेगा जो कि मुझसे चाहता है। यहाँ से अब हम कुछ और देर बाद उसे देखते हैं ये सारे डेविल्स काम पे लग चुके हैं। लियोन ने पूरे इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस तरीके से किस जगह पर और किस तरह काम करना है। यहाँ पर इस जगह पर जितने भी गुलाम है ये सब के सब लियोन के बाकी गुलाम से एकदम अलग है। ये लियोन के पास में अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे बल्कि इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि लियोन ने इस सभी को बहुत बुरी तरह डरा दिया है। वो उनके मॉन्स्टर्स के ऊपर जो अटैक कर रहा था उसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर चुका है। इसी वजह से इन सभी के माइंड के अंदर लियोन के लिए बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है और ना ही कोई वफादारी है। कुछ देर तक काम करने के बाद में एक डेविल ऐसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेवर के होते कैसे जेवर इसको तुरंत ही देख लेता है और उसके पास में आकर इसको कहने लगता है तुम ऐसे भाग नहीं सकते हो, तुम पूरी तरीके से मेरी निगाहों में हो। ये कहते जेवर इसके सींग पकड़ लेता है और फिर घसीटता है उसे वापस से बाकी डेविल्स की युजमा के लिए पटक देता है और फिर इस दोबारा से काम बताता है किसे क्या काम करना है। अपने साथी डेविल के साथ में इस तरह का बर्ताव बाकी जितने डेविल्स होते हैं उन सभी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये सबके सब जेवर के पास में आता है और उसे कहने लगता है नहीं ये सही नहीं है, तुम हमारे साथ में बहुत गलत से बात कर रहे हो, हम स्ट्राइक करेंगे। हमारे साथ में इस तरह से बात करने की परमिशन किसी के पास में भी नहीं है। जीविर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम सभी की ऐसी हालत कर देता हूँ कि तुम सभी से कोई बात कर ही नहीं पाएगा, तुम्हारी हालत बात करने के काबिल नहीं होगी। उसके बाद में सबको पता रहेगा कि तुमसे बात नहीं करनी है। ये सुनने के साथ में डेविल दोबारा डर जाता है। वो तुरंत ही वो बंद कर वापस से अपने काम में लग जाता है। यहाँ पर इन सभी को जेवर की पावर का पूरा अंदाजा है। जैसे अब हम कुछ और घंटे बाद देखते हैं एक डेविल यहाँ पर काम पे लगा हुआ है। वो थोड़ा सा बूढ़ा है, इस वजह से ठीक तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा। वो एकदम जमीन पे गिर जाता है। इस टाइम पर जो बाकी डेविल होते हैं उनमें से एक इसके पास मांगकर संभालने की कोशिश करता है, इसका सामान उठाता है और फिर ठीक इसी टाइम पर लियोन के एंटर जाती है। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन काफी ज्यादा खतरनाक है, उसको इस सीन के ऊपर दया नहीं आ रही है। तभी एकदम से कुछ बदल जाता है। वो एकदम से इस बूढ़े डेविल के पास में आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है आपको इस जगह पर काम नहीं करना चाहिए, शायद से ये जगह आपके काम करने के लायक नहीं है, अब जल्दी से मेरा हाथ पकड़िए और खड़े हो जाइए। ये सुनकर उस बूढ़े डेविल को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। वो लियोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो अपने हाथ मिलाता है। तभी एकदम से लियोन थोड़ी अलग से हरकत करता है। वो जोर से उसके साथ दबाने लगता है और फिर दोबारा से अपना गंदा सा फेस बनाकर इसके पास आके कहने लगता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम सब की सब मेरे नए गुलाम हो और तुम सभी को मेरे सबसे काम करना पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हें जो काम दिया है तुम्हें उसे कंप्लीट करना ही होगा। तुम तो एक मॉन्स्टर हो, एक डेविल हो, तुम्हारी पावर बाकी सबसे कई ज्यादा होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास ज्यादा स्टेमिना भी होना चाहिए, इसलिए आप जल्दी से बाकी से डेविल के साथ में काम पे लग जाओ, ये काम बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। ये कहने के बाद में अब लियोन जय लगता है जब जो दोनों डेविल होता है ये लियोन से बहुत बुरी तरह डर चुका है और अब इन सभी को ऐसा हो चुका है कि इन सभी से यहाँ पर बहुत ही मजबूर तरीके से काम करवाया जाएगा और ये सारा काम इनफिनिट टाइम तो चलने वाला है। लियोन कम से कम अपनी जिंदगी दी तो इन सभी को फ्री करने वाला नहीं है। तभी एकदम उस डिमन से बोलता है तुमने मेरे 5 सेकंड वेस्ट कर दिया और इसके अलावा अपना भी कुछ टाइम इस बूढ़े आदमी की मदद के लिए वेस्ट कर दिया। ये करने की तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारे काम को 5 गुना बढ़ाया जाता है और ये काम तब तक बढ़ता रहेगा जब तक तुम अपने काम को कंप्लीट नहीं कर देते और जब तक तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक तुम लोग आराम नहीं कर सकते। इसलिए अब जल्दी से काम पे लग जाओ, जिसे तुम आराम करोगे तुम्हारा काम उतना ही बढ़ता जाएगा। जी कहने का तुम्हें लियोन बहुत ही गुस्से में चला जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और उसे देखकर ये दोनों डिमन पूरी तरह डर जाता है। एक दूसरे के पास आकर रोने लगता है। इनमें से एक बोलता है इसको इंसान कहना बिल्कुल गलत होगा, ये तो एक मॉन्स्टर है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना है और इसके अलावा इसकी हरकत भी डीमन की तरह ही है। बूढ़ा डीमन बोलता है ये एक आइडल डीमन है, एक डीमन को बिल्कुल इस तरीके का ही होना चाहिए और मुझे तो ऐसा लगता है ये हमारे लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल हो सकता है। बूढ़े डीमन के इतना कहने के साथ में अभी दोनों हंसना शुरू कर देता है। सेम ऐसा इफेक्ट बाकी जितने डीमंस है उन सभी के चेहरे पे आ जाता है और सबके सब लियोन को अपने रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं और अब ये सब के सब भी लियोन की तरह बनना चाहते हैं और लियोन को ये सब कुछ काफी अजीब सा लग रहा होता है। वो सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब के सब मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं। अब इसके बाद में इस काम को थोड़ा और आगे बढ़ा जाता है। कुछ घंटों तक काम करने के बाद में लियोन दोबारा से यहाँ पर काम को चेक करने के लिए आता है और इन सभी लोगों से बोलने लगता है तुम सभी को मैं कुछ शब्द देना चाहता हूँ। सबसे पहला वर्ड है सेफ्टी।
सबके सब मेरे साथ में इस वर्ड को रिपीट करो। ये सुनकर सबके सब इस वर्ड को रिपीट करते हैं। जोश लाते हैं सेफ्टी। लियोन कहता है तुम सभी के लिए इस वर्ड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी ऐसे इक्विपमेंट देने वाला नहीं हूँ जिससे तुम्हारी लाइफ सेफ हो जाए। तुम सभी को बिना किसी भी सेफ्टी इक्विपमेंट के यहाँ पर काम करने पड़ेंगे, और इसके अलावा तुम में से किसी को एक भी ब्रेक नहीं मिलेगा। जब तुम जिंदा हो तुम लोगों को तब तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे काम करते वक्त तुम में से किसी की भी डेथ जाएगी, उसके बाद में तुम वैसे भी जिंदगी भर आराम ही करने वाले हो, तो बाद में आराम कर लेना, अभी जब तो जिंदा हो मेरे लिए काम करो। लियोन जब इस तरीके से इनसाइड डीमंस को ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, इसी टाइम पर हमें एक और डीमन को देखते हैं जो कि एक बच्चा है, और थोड़ी दूरी से इस सब के ऊपर नजर रखे हुए उसे सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वही देख के सोचने लगता है ये इंसान कितना अजीब सा है, इसने मेरे शरीर की क्या हालत कर दी है, कितने गलत तरीके से मेरे शरीर का यूज कर रहा है। इस छोटे डेविल के तकने के साथ में हम नोटिस करते हैं इसका चेहरा काफी हद तक लियोन फ्रंटेरा जैसा ही है, यानी कि इसका मतलब ये है ओरिजिनल लियोन फ्रंटेरा, जिसकी बॉडी के ऊपर साओ किम ने कब्जा कर रखा है। और अब ये सीरीज के अंदर एक अच्छा ट्विस्ट हो सकता है। यहाँ से अब हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं। ये वो रात है जब लियोन मतलब कि ओरिजिनल लियोन फ्रंटेरा की डेथ हुई थी और उसकी सोल उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल चुकी थी। यहाँ इस टाइम पर लियोन की बॉडी एक गार्डन के अंदर पड़ी हुई है और लियोन की बॉडी के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल चुकी है। वो लगातार अपनी बॉडी को दिखती जा रही है, तब एकदम से उस बॉडी के अंदर हलचल होने लगती है और सोल काफी चौंक जाती है। वो सोचने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बॉडी के अंदर हलचल कैसे हो सकती है। असल में अब साओ किम लियोन की बॉडी के अंदर आ चुका है, जो कि उठते बोलने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ पांव टूट रहे हैं। और अब इसे देखकर लियोन की सोल का भी गुस्सा आता है। वो तेजी से इसके तरफ बढ़ने लगता है और चिल्लाए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी के ऊपर इस तरह कब्जा करने की, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं ज़ेंग प्रिंस हूँ, जल्दी से मेरी बॉडी मेरे हवाले करो। ये कहते हुए जैसे लियोन के पास पहुंचता है वहां पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो कि उसे एकदम पास तक नहीं पहुंचने देती। शील्ड टकरा कर ही सोल वहीं रुक जाती है। वैसे तो ये केवल एक सोल है, लेकिन इस प्रोटेक्टिव शील्ड टकराने के बाद में इसके भी दर्द होने लगता है, इसकी नाक दुखने लगी है। ये कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे दर्द कैसे हो रहा है और कोई चीज मुझे रोक कैसे सकती है, ये मेरी अपनी खुद की बॉडी है और मैं अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा। मेरा कौन है जिसने मेरी बॉडी के ऊपर ऐसे कब्जा कर लिया है और मेरे खुद को अपनी बॉडी कंट्रोल करने नहीं दे रहा है। क्या ये किस तरीके का कोई डीमन है? इसी से लियोन इस जगह पर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो इधर उधर अपना हाथ मारते हुए कहने लगता है तुम मच्छर हो, तुम अजीब चीज हो, मेरे को क्या दिखाई दे रहे हो, मुझे दिखाई देना बंद कर दो, इससे मेरे सिर में और ज्यादा दर्द हो रहा है। असल में लियोन को इस टाइम पर वो सेल्फ स्टैंडर्ड शो हो रही है जो कि उसे फर्स्ट टाइम पर शो हुई थी, और उस टाइम पर भी उसने सेम ऐसा ही रिएक्शन किया था। और इसे देखकर लियोन सोचने लगता है ये सब कुछ क्या है, ये मेरी बॉडी को इतने अजीब तरह से क्यों मूव कर रहा है। इसी समय इसे अपने पीछे की साइड में कुछ हलचल फील होती है, आसमान के बीच में कुछ गोला से कुछ बन रहा है और फिर इसके अंदर से एक स्केलेटन जीव एक घड़ी के साथ में बाहर निकलता है, उसके साथ में एक साइक्थ भी है। असल में ये एक ग्रीन रेपर है, एक यमदूत। इसे देखकर लियोन की सोल काफी डर जाती है, वो चिल्ला कहने लगती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और ये देखकर ये यमदूत भी काफी चौंक जाता है, क्योंकि असल में जिस बंदे की सोल बाहर निकली हुई है वो बंदा अभी मूव कर पा रहा है। और ये देखकर यमदूत चौंका हुआ है। इस टाइम पर लियोन से भागने की कोशिश करता है। यमदूत जल्दी से किसी को कॉल मिलाता है और इसे कहने लगता है ये सिचुएशन काफी अजीब सी है। ये कहते यमदूत एक बार में मल्टीटास्किंग कर रहा है, अपने साइज का यूज करके उसे लियोन की सोल के सामने लगा देता है, जिससे वो सोल वहां से भाग नहीं पाती। और साथ में इस यमदूत के साथ में जो कॉल पे जुड़ा हुआ है वो बंदा बोलने लगता है जो सोल बाहर निकली है उसका कलर कैसा है। यमदूत बोलता है लगभग लाल रंग का है, लेकिन सोल्स का रंग बिल्कुल वैसा नहीं होता है, ये तो काफी अजीब सा है। फोन में से आवाज आती है, हमें पता चला है इस बंदे के मरने की डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, शायद से किस तरह गड़बड़ हो चुकी है, ये कोई टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से इस लड़की की मौत हो गई। लेकिन हाँ ये बात तो यहाँ पर पक्की है कि जो रेड रंग की चीज तुम्हें दिखाई दे रही है ये असल में सोल ही है, इसका कलर चेंज हो गया, ये कोई साइड इफेक्ट है। ये सुनने के बाद यमदूत लियोन से बोलने लगता है लियोन तुम वहीं पर रुक जाओ, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, मैं आपको ऐसे लेके जाने वाला नहीं हूँ, अब शांत हो जाइए। ये सुनकर लियोन शांत हो जाता है क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकता। यमदूत दोबारा से जिस पोर्टल से उस जगह पर आया था उसी पोर्टल से अंदर तो जाने लगता है और जाते हुए बोलता है शायद से हमसे कोई गलती हो चुकी है, हम इस गलती को जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप यहीं पे रहते हुए मेरा इंतजार कीजिए। आपकी कंडीशन काफी अजीब सी है, मैं जल्दी ही आपके पास में दोबारा आकर आपको अपडेट देता हूँ। मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे कस्टमर है और मैं आपको कस्टमर केयर आपको पूरी अच्छी तरीके से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ये कहते यमदूत वहां से चला जाता है और लियोन को भी चौंका होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर आया था मुझे लगा था मुझे पकड़ के लेके जाएगा, लेकिन ये तो मुझे सरसर करके और इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है। एक यमदूत जिसके बारे में लोग इसी तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काफी खतरनाक होता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी पर्सनैलिटी काफी अलग सी थी। और फिर इसके बाद में लियोन दोबारा से अपनी बॉडी की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि अब इससे ज्यादा अजीब ये है कि मैं अपनी बॉडी से बाहर निकला हुआ हूँ और किसी और ने मेरी बॉडी को कब्जा कर रखा है। अब ये मेरी बॉडी के साथ जो कुछ भी करेगा उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा, सब लोग समझेंगे कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। यही सोचते हुए लियोन की सोल अपनी खुद की बॉडी का पीछा करने लगती है, हरकतें नोट करने लगती है कि साओ किम उसके साथ क्या कर रहा है। वैसे तो स्टार्टिंग में साओ किम सेम वही काम करता है, जिस स्टार्टिंग में साओ किम लियोन की बॉडी के साथ में सेम वही चीजें क्या करता था जैसे कि लियोन ने की थी, लेकिन धीरे धीरे करके साओ किम को सब कुछ समझ आने लगा, उसे सिस्टम की पावर समझ में आने लगी, जिसके बाद में उसने डेवलपमेंट शुरू किया। फ्रंटियर सिटी के ऊपर जितना भी कर्जा था वो धीरे धीरे करके उतर गया, उसके मदर और फादर को उसके ऊपर गर्व हुआ
पूरी सिटी के अंदर लियोन फ्रंटियर का नाम हो गया। उसके पास में कई सारे मॉन्स्टर्स आ गए जो कि फाइट के अंदर उसकी मदद करने लगे। जब साओ किम फ्रंटियर सिटी के लिए सब कुछ कर रहा था, सब जगह पर उससे रिस्पेक्ट बढ़ रही थी। इस टाइम पर भी लियोन हमेशा उसके ऊपर नजर रखे हुए था और उसे ये सब कुछ देखकर काफी अजीब सा भी लग रहा था। वो सोचने लगता है ये तो मेरी बॉडी का मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से यूज कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं होता तो मैं तो ये सब कुछ नहीं करता, शायद मैं पूरे समय पी के पड़ा रहता। ठीक इसी टाइम पर हिमदूत की दोबारा से यहाँ पर एंट्री होती है। वो यहाँ पर आने के साथ में ही लियोन की सोल से बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इस इंसान के पास में कुछ सुपर पावर्स है और ये सुपर पावर्स का ये यहाँ पर यूज कर रहा है। अगर इसके पास में इस तरह की सुपर पावर्स नहीं होती तब तो इसकी लाइफ भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही होती। तुमने देखा नहीं था स्टार्टिंग में ये बिल्कुल वैसे जी रहा था जैसे कि तुम थे, बिना पावर के ये भी वैसे जी रहा होता, ये पी के कहीं पड़ा रहता या फिर अब तक तो इसकी डेथ हो जाती। और इसके अलावा मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है अगर तुम्हारे पास में भी इस तरह की पावर होती तो तुम भी बिल्कुल ऐसे ही होते। तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते, अपने फ्रंटियर सिटी को कब से डेवलप भी करते। यमदूत के सब कुछ कहने का लियोन के पास कुछ जवाब नहीं होता है क्योंकि उसे खुद को नहीं पता कि उसके पास पावर होती तो वो क्या करता। यमदूत आगे बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें बस अभी फिलहाल ये मान लेना होगा कि तुम मर चुके हो और तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल चुकी है। इस जगह पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। तुम्हारा केस कब से अजीब सा है। मैंने कई जगहों पर तुम्हारे लिए बात करने की कोशिश की लेकिन इस सबसे कुछ बात नहीं बन रही है। लेकिन हम केवल इस रीजन में आए हैं यहाँ पर तुम्हारे रहने का अब कुछ फायदा नहीं है। ये ह्यूमन वर्ल्ड तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि ये जगह है जिंदा लोगों के लिए। अब शायद से तुम मेरे साथ चल लेना चाहिए और हेल किंग से बात करनी चाहिए, वो जरूर से तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। ये सुनने के बाद में लियोन आखिरी बार अपनी बॉडी की तरफ देखता है। अपनी बॉडी का पीछा करते हुए उसे फिलहाल कुछ साल बीत चुके थे और लियोन को अपनी खुद की बॉडी को देखकर ये सब कुछ लग रहा होता है कि पिछले कई सालों से ये बॉडी उसके पास में थी, तब तो इतनी अच्छी तरीके से इसका यूज नहीं कर पाया। लेकिन कुछ सालों के अंदर इस नए लड़के ने इसी बॉडी की मदद से फ्रंटियर सिटी को कितना डेवलप कर लिया, सारा कर्जा उतार दिया। और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स को भी इसके ऊपर गर्व है। इस लड़के ने मुझे एहसास करा दिया है कि जिस टाइम पर मैं जिंदा था मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बुरी थी, मैं कितनी शर्मनाक हालत में था। इसके बाद में लियोन की सोल को हेल में ले जाया जाता है जब पर उसका साइज भी बाकी सोल्स की तरह हो चुका है लेकिन कलर अलग है। यहाँ पर उसकी बात हेल किंग से होती है और जितनी उम्मीद थी हेल किंग उस तरीके से उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि लियोन का केस एकदम अलग है। लियोन की बॉडी अभी भी वहां पर जिंदा है तो इस वजह से लियोन को ना तो रीइनकार्नेट करने का मौका दिया जाएगा और ना ही उसकी सोल को फ्री किया जाएगा। इसका मतलब यह है जब तक साहो किम लियोन की बॉडी के अंदर है तब तक असली लियोन फ्रंटियर को भी यहीं पर हेल में रहना पड़ेगा। और यहाँ पर हेल में जिंदगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसका शेप वैसे भी बाकी सबसे अलग है, इसमें कोई स्पेशल पावर नहीं है। इस जगह बाकी जितनी भी सोल्स है वो सबसे ब्लू रंग की है लेकिन ये रेड रंग का है, जिस वजह से बाकी सारे डेविल इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इसी वजह से लियोन की सोल का इस जगह सर्वाइव करना कुछ तो मुश्किल है, उसे हर समय छुप के रहना पड़ता है। और इसी तरीके से छुप छुप के इस जगह पर रहते हुए लियोन को काफी लंबा टाइम बीत चुका है, उसे कई साल हो चुका है। प्रेजेंट टाइम तक तो वह ऐसे ही रह रहा है और अब फाइनली इसकी नजर अपनी खुद की बॉडी में पड़ चुकी है। लेकिन लियोन ने अभी तक इसे कुछ खास नोटिस किया नहीं है क्योंकि इस जगह पर वैसे भी काफी सारे सोल है। लियोन हर एक को नोटिस नहीं कर सकता, वो बस इस जगह पर अपने काम पे फोकस करता है। जल्दी से गोमी की ओर बैठकर उस पूरी एरिया को चेक करने लगता है जहाँ पर रोड को क्रिएट करना है। यहाँ पर उसने अपने सर्विंग पावर को भी एक्टिवेट कर रखा है। इधर देखते हुए कहने लगता है ये जगह एकदम बकवास है, चारों तरफ लावा ही लावा है, इस जगह पर देखने लायक कुछ भी नहीं है। मुझे तो कभी कभी इस जगह देखने का मन नहीं करता है। गोमिंग थोड़ा नीचे उतर जाओ। इसी के साथ में गोमिंग नीचे आता है। लियोन आगे सोचता है ये एक सही जगह है जहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लैट इलाका है जहाँ पर आराम से खड़ा हो जा सकता है। वैसे तो मुझे इस जगह पर 68 माइल की एक रोड तैयार करनी है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ये मेरे लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है और हेल में करना है तो काफी चीजें अलग होगी, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मेरे पास में 30,000 वर्कर्स है जो कि बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं, जिन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, कि रिलैक्स नहीं करते और लगातार पूरे समय काम करते रहते हैं। तब तो इस काम को मैं जल्दी कंप्लीट कर लूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ एक बार इस पूरे एरिया को चेक कर लेता हूँ यहाँ पर किस तरह कंडीशन है और क्या यहाँ पर रोड बनाते वक्त मुझे कोई स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। जब लियोन ये कहते हुए इधर उधर घूम रहा होता है तब गोमेंग आराम से अपनी जगह बैठ जाता है, आराम करने लगता है। वो हमेशा की तरह अपना फेवरेट काम ही कर रहा है, काफी हद तक वो लियोन की तरह है। इसी समय लियोन के मुंह पर एक कस की लात पड़ जाती है और ये लात खाने के साथ में उसका मुंह पूरा टेढ़ हो जाता है। वो जोर से चलकर काफी दूर जा गिरता है और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। वो चीज जो भी इस पहले अटैक की थी वो दोबारा से उस पर अटैक करती है। ये समय लियोन की सोल है और अब की बार का ये अटैक साओ किम की आंखों पे होता है और ये वाला अटैक बहुत ज्यादा दर्दनाक है। लियोन जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मतलब साओ किम जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी आंखें बिल्कुल बंद सी हो चुकी है और इसी टाइम पर लियोन को मौका मिल जाता है दोबारा उस पर कई सारे अटैक करने का। वो अब की बार के अटैक उसके पेट पे करता है, जोर से वहां पे कूदने लगता है। लियोन कहता है इससे कुछ क्या है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसी टाइम पर प्रोडोंग की यहाँ पर एंट्री होती है। वो इसके पीछे आकर इसे कंधे पर हाथ रखता है जिससे तो कह रहा हो ये सब कुछ क्या हो रहा है। और ये कहने के बाद में वो इसके पेट पर एक मुक्का मार देता है और फिर इसे घसीटते हुए लियोन से दूर कर देता है। सामने की तरफ लियोन का एक और मॉन्स्टर बेबोंग भी खड़ा हुआ है, वो इसे सीधे उसकी तरफ फेंक देता है। बेबोंग तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और अब यहाँ से इस सोल का टॉर्चर शुरू होगा। लियोन सीधे इसके पास में आकर इसे कहने लगता है तो बताओ तुमने इसे कुछ क्यों किया, उससे पहले ये बताओ तुम हो कौन और मेरे पे इस तरह अटैक क्यों कर रहे हो। इसे कहते लियोन ने एक बहुत ही गंदा चेहरा बना रखा होता है जिसे देखकर सोल चिल्ला कहता है तुम्हारा चेहरा तो कितना ज्यादा भद्दा है। वैसे तो इस सोल और लियोन दोनों का चेहरा एकदम सेम टू सेम है। जैसे ही सोल से कुछ कहती है लियोन की नजर भी इसके चेहरे पड़ जाती है और लियोन भी इसे देखकर सेम ऐसे चिल्लाता है कि तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा है। यहाँ पर ये दोनों अपने खुद के चेहरे को देखकर ये सब कुछ कह रहे हैं। तभी लियोन एकदम से सच होता है, वो इसे कहता है एक मिनट रुको, तुम्हारा चेहरा भी भद्दा है, मेरा चेहरा भी भद्दा है
और तुम्हारी शक्ल तो काफी तक मेरी जैसी है। लियोन की सोल बोलती है, मैं हूँ ओरिजिनल लियोन फ्रंटेरा, मैं वो लियोन फ्रंटेरा हूँ जिसकी बॉडी के ऊपर तुमने काबू कर रखा है। ये बॉडी मेरी है, मेरी बॉडी में से बाहर निकल जाओ, तुमने मेरी बॉडी को चुराया है। और ये सुनने के साथ में साओ किंग काफी चौंक जाता है। तो सोचा लगता है तो तुम हेल में हो, तुम्हारी हरकत ऐसी ही थी। मैंने सोचा क्यों नहीं कि तुम मरने के बाद में हेल में आए होगे, क्योंकि तुम्हारी पूरी हरकतें जिस टाइम पे तुम जिंदा थे कोई भी तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करता था, तो तुम्हें तो हेल में ही आना था। लियोन की सोल आगे बोलती है, तुम यहाँ पर हेल में कैसे आए? और मुझे एक बात और बताओ, जब तुम मर चुके हो तो इसके बावजूद भी तुम्हारी बॉडी यहाँ पर कैसे है? तुम इस तरह से कैसे दिखाई दे रहे हो? मरने के बाद में तुम्हारा शेप काफी तक मेरे जैसा होना चाहिए था, तुम ब्लू रंग के होते और मैं जितने साइज के होते। और साथ में मुझे ये बात बताओ कि जब तुमने मेरी बॉडी के ऊपर काबू कर रखा है तो इसके बावजूद भी इतने गंदे तरीके से उसका यूज कैसे कर रहे हो? तुम्हें पूरी लाइफ मजे करने चाहिए थे। तुम जानते हो तुम्हारे जैसे मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। मैं कई सालों से यहाँ से भटकता रहा हूँ और उसके बावजूद भी तुम इतने कम टाइम के अंदर यहाँ पर आके मर गए हो। जिस टाइम पर मैं तुम्हें छोड़ के आया था तो मैंने देखा था मेरे मदर और फादर तुम्हें देख करके ज्यादा खुश थे, वो तुम्हारी कितनी चिंता करते थे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार था। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है तब तो उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगा होगा, वो कितने ज्यादा टूट चुके होंगे। मैं चाहता हूँ तुम किसी भी तरीके से वापस लौट जाओ। ये कि लियोन की सोल अब रोना शुरू कर देती है, उस असल में अपने मदर और फादर की चिंता हो रही है। ये बस जब साओ किंग इसे जज्ब समझते हुए इसे कहने लगता है, 2 मिनट शांत हो जाओ। लियोन कहता है, कैसे शांत हो जाऊं? तुम्हारी हालत मेरी जैसी नहीं रही है, मैं शांत नहीं हो सकता। तुम मुझसे शांत रह जाना एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? मेरी बॉडी की तो तुम हो, इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ में इतनी अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात होनी चाहिए। इसी से प्रोडक्ट समझ जाता है अभी बातों से नहीं मानेगा, ये सोचकर उसके पास में आकर इसके थप्पड़ मार देता है और इसी के साथ में फाइनली लियोन शांत होता है। साओ किंग आगे बोलता है, अब जब तुम शांत हो चुके हो तो फिर अब हम आपस में बात कर सकते हैं। मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लियोन कहता है, मेरी केवल एक ही प्रॉब्लम है कि चूहे जो कि तुमने मेरे ऊपर छोड़ रखे हैं कि मुझे इस तरह से पीट रहे हैं और तुम ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हो, मुझे इससे फ्री करो। इसी के साथ में लियोन के सोल के ऊपर तो थप्पड़ और पड़ जाता है और फिर इसके बाद में साओ किंग से सब कुछ लगने लगता है। वो इसे कहता है, मैं तो पहले बता देना चाहता हूँ मैं मरा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं मर चुका हूँ, बल्कि मैं अपनी मर्जी से इस जगह पर आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिला है और इस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। और इसके अलावा दूसरी बात, जैसे कि तुमने कहा था मैं तुम्हारी बॉडी को चोरी कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बॉडी मुझे एक्सीडेंटली मिली है, अपनी मर्जी से नहीं मिली। मैं जब चाहूँ तब इस बॉडी को छोड़ नहीं सकता, ये बॉडी मेरी अपनी खुद की बन चुकी है। लियोन कहता है कि तुम सच में लगता है मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूंगा, तुम तो एक बहुत बड़े चोर हो, तुम्हारी वजह से मेरी इतने सालों से ऐसी हालत रही है। और इसके अलावा जिस टाइम मैं तुम्हारे साथ में था उस टाइम पर भी मैंने तुम्हारी हरकतें देखी है, तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। साओ किंग बोलता है, तो ऐसा तो होना ही था ना, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ, मेरी कुछ हरकतें तो तुम्हारी जैसी ही है, मैं अभी भी उतना ही घटिया हूँ जितना घटिया तुम थे। वैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं कोरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ का एक सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा नाम है साओ किम। जिस टाइम पर मैं अपनी खुद की बॉडी के अंदर था उस टाइम पर मेरी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं एक लूजर था। क्या तुम मुझसे और भी कुछ सुनना चाहते हो? कि तुम्हें इतना सब कुछ सुनने के बाद में मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। साओ किम जब लियोन को सब कुछ बता रहा होता है तब इस टाइम पर हम जेवियर को देखते हैं जो कि ऐसे काफी दूर है, लेकिन इसने पूरी तरीके से अपने कानों को एक्टिवेट कर रखा है और ये यहीं पर खड़ा ही लियोन और साओ किंग के बीच की सारी बातों को सुन रहा है। साओ किम लियोन से बोलने लगता है, तुम्हें मेरी बातों को समझना चाहिए, मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर किस तरह कब्जा नहीं किया है। लियोन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी सेहत तो तुम्हारी वजह से ही है। जब तुम मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गए तब से ही मैं इस तरह से जी रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है इस सब के अंदर पूरी गलती तुम्हारी है। तुम्हें किसी भी तरीके से सब कुछ सही करना पड़ेगा, मुझे फिक्स करो। अगर तुम किसी तरीके से मुझे ऐसे निकाल सकते हो तो ये भी कब्जा सही रहेगा, क्योंकि मैं हर तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा इस स्टेट में मेरी वजह से कब्जा फायदा होगा। लियोन कहता है, मतलब लियोन की बॉडी के अंदर जो साओ किम है वो कहता है, हाँ शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मुझसे किसी भी तरह काम कराना है तो तुम्हें मेरे साथ में थोड़ी रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तुम भले ही जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ उस बॉडी के परफेक्टली ओनर हो, उसके मालिक हो तुम, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम मुझे ऑर्डर नहीं मुझसे रिक्वेस्ट करो। जी वे दूर से ये सब कुछ सुन रहा है और ये सुनकर सोचने लगता है इससे कुछ क्या हो रहा है, ये लियोन इस साओ किम किससे बात कर रहा है? क्या ये वहाँ पे खड़ा होकर अपने आप से बात करने में लगा हुआ है? और सेकंड जी वैसे कुछ समझ जाता है, वो समझ जाता है कि वहाँ पर असल में असली लियोन फ्रंटेरा है जिसकी साओ किम से बात हो रही है। और अब इसी के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।